स्टूडेंट्स आइए अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको मॉडिफाई करके बाद में क्या बोल दिया गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। सेकंड लॉ पे आ जाते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसी का दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट या डेफिनेट का मतलब क्या है कि फिक्स रहना, ठीक है। प्रोपोर्शन मीन्स क्या है, रेशियो। कंपोजिशन मतलब कि एक सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होता है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इसी सबसे रिलेटेड ये हमारा लॉ है। और जब मैं इस लॉ को समझाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि आपने इसे कहीं ना कहीं पहले भी पढ़ रखा है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में, जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग की वीडियोज में, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब हम कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे थे, तो कंपाउंड के फॉर्मेशन की जो टेक्निक थी कि एक कंपाउंड किस तरह से बनता है, सेम ये लॉ है, ठीक है। तो आप देखिए, आपको याद आ जाएगा क्या था वो। सबसे पहले देखते हैं लॉ दिया किसने था। दिस लॉ वाज गिवन बाय J.L. Proust इन 1799। जो हमारा फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसे किसने दिया था, उसे दिया था एंटोइन लैवोसियर ने 1789 में। ये लॉ किसने दिया था, J.L. Proust ने दिया था 1799 में, ठीक है। क्या कहता है ये लो, देखिए कि जब भी किसी भी केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, किसी भी केमिकल कंपाउंड की, मींस वाटर, मैंने जब आपको कंपाउंड समझाया था तो मैंने वाटर का एग्जांपल लिया था। जब भी किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो उसका जो कंपोजिशन है, मींस उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी कि कौन है यहाँ पे, एलिमेंट्स है, उसके एलिमेंट्स जिस तरह से कंबाइन होते हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर ही कंबाइन होते हैं, मींस उनके मासेस का रेशियो क्या रहता है, फिक्स रहता है। मैंने क्या कहा था आपको, आप अच्छे से देखिए, जब वाटर बना है, किससे बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब इनके मासेस मैंने आपको कल ही बता दिया था, हमारी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग के हमारे 4 लॉज हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के स्टार्टिंग के 4 लॉज, वो तो मासेस से रिलेटेड हैं इन एलिमेंट्स के, और लास्ट वाला जो लॉ है वो वॉल्यूम ऑफ गैसेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मासेस की बात हो रही है, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास। अब जब भी वाटर की फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। 1 हाइड्रोजन एटम का मास क्या होता है, 1 ग्राम। 2 हाइड्रोजन एटम्स है, यानी 1 मोलिक्यूल है, तो उसका मास कितना होता है, 2, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 ग्राम। और अगर हम इनके प्रोपोर्शन है यहाँ पे, यानी हम इसके रेशियो को देखें और इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा, 1:8। याद आया आपको, ये एग्जांपल था। क्या कहता है ये लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन एनी कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड, जब हम किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन करवाते हैं, then its elements combine together in the fixed ratio of their masses। जब हम किसी कंपाउंड की, किसी भी केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन कराते हैं तो उसके जो एलिमेंट्स है, उसका जो कंपोजिशन है या उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो हमेशा अपने मासेस के फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। मींस जब भी वाटर की फॉर्मेशन होगी या जो भी सोर्स ऑफ वाटर है, कितने सारे सोर्सेज हैं आपके पास वाटर के, टैप वाटर है, रिवर वाटर है, रेन वाटर है, सी वाटर है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा टैप वाटर है उसमें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो 1:8, जो कोई दूसरे सोर्स का वाटर है उसमें होगा 2:9, ऐसा नहीं होता। रेशियो हमेशा यही रहेगा, 1:8 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लॉ, सिंपल सा लॉ है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन का मास कितना होता है, 12। ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, यहाँ पे 2 एटम्स है, मास कितना होगा, 32। प्रोपोर्शन यानी कि क्या होगा, रेशियो ले रही हूं मैं, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3:8। यानी जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी तो कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा इस रेशियो में कंबाइन होंगे। इनके एलिमेंट्स का, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो यही रहेगा, फिक्स्ड रेशियो। इट इज आवर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सोर्स क्या है, कहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने के कितने सारे मेथड्स हैं। कार्बन में मैं ऑक्सीजन ऐड करा दूं, अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मैं क्या करूं, मैं कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करा दूं, इसका डिकम्पोजिशन कराऊं। थर्मल डिकम्पोजिशन मींस डिकम्पोजिशन बाय हीटिंग, हीट कर दूं मैं इसको, तो क्या बनता है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने एक न्यूमेरिकल किया था, क्या था वो, NaHCO3 प्लस CH3COOH। जब ये कंबाइन हुए थे तो क्या बना था, CH3COONA, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स कहने का मतलब एक छोटा सा क्या है कि चाहे कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से बने, चाहे इस तरह से,
चाहे इस तरह से एंड सो ऑन, या किसी भी डिफरेंट मेथड से उसको बना लिया जाए, जो कार्बन एंड ऑक्सीजन है उनके मासेस का रेशियो हमेशा यही रहेगा, वो इसी के अंदर क्या होंगे 3:8 में ही कंबाइन होंगे। ठीक है, ये हमारा छोटा सा लॉ है, लेकिन इसकी 2 लिमिटेशंस भी हैं। इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है लिमिटेशंस भी। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। ये लॉ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता वो देखते हैं। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, या यूं बोलते हैं इन केस ऑफ आइसोटोप्स। ये वाला जो लॉ है वो आइसोटोप्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होता। क्या होते हैं आइसोटोप्स? द सब्सटेंसेस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस, कि किसी का एटॉमिक नंबर सेम हो और मास उसका डिफरेंट हो। यहाँ मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, मैं कार्बन का एग्जांपल लेती हूँ। आपको पता है कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो तो क्या रहता है, सेम ही रहेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 ही होता है। लेकिन आइसोटोप्स का मतलब कि हमारे पास जो कंपाउंड, जो सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, कार्बन 12 की तरह से भी हो सकते हैं, 14 की तरह से भी। मतलब कार्बन क्या होता है, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, 13 वाला भी होता है। क्या होता है कि इन दोनों के देखिए एटॉमिक नंबर्स क्या हैं, सेम है, लेकिन मासेस क्या है, डिफरेंट है। तो इस टाइप की स्पीसीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोटोप्स बोल देते हैं। तो जो ये लॉ है वो आइसोटोप्स के केस में एप्लीकेबल नहीं है। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा और मैंने यहाँ कार्बन का मास क्या ले लिया, 12 ले लिया, क्योंकि हम जनरली इसी वाले आइसोटोप का यूज करते हैं। मान लीजिए मैं आपको कहूंगी मेरे पास जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड की मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ और मेरे पास जो कार्बन प्रेजेंट है दैट इज द C14 आइसोटोप। अब मैंने बता दिया कि इसका मास कितना है, 14 है। इट मींस मैं यहाँ पे 12 तो नहीं रखूंगी, मुझे यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 14। ठीक है, और फिर इसको सिंप्लीफाई करूंगी। अब ये रेशियो तो कुछ चेंज हो गया, यानी कि लॉ तो कहता है कि जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। बट अगर मैंने ले लिया आइसोटोप, यहाँ पे 12 वाला आइसोटोप प्रेजेंट था, वो आइसोटोप प्रेजेंट है यहाँ कार्बन का जिसका मास 12 है, तो उस केस में रेशियो मिला 3:8। यहाँ वाले में जहाँ 14 है उसमें क्या मिला, 7:16। रेशियो चेंज हो गया, इट मींस लो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लो इज नॉट एप्लीकेबल। तो आइसोटोप्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होता। वाटर मैंने लिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आप सभी को पता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, लेकिन ये 3 आइसोटोप्स होते हैं। इट इज प्रोटियम, सिंपली इसको प्रोटियम बोल देते हैं या हाइड्रोजन बोल देते हैं, ड्यूटीरियम एंड इट इज ट्रिटियम। तीनों में क्या है, हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो वही है, बट इसका मास क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पे जनरली हम किसको लेते हैं, इसको, बिकॉज इट इज मोर अबंडेंट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने मास 2 लिया था। 2 क्यों, देखिए अच्छे से, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1। इसकी बात करूं तो एक एटम का मास 1 है, यहाँ मेरे पास 2 एटम्स है, इसलिए मैंने इसको 2 लिया। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये मेरे पास 2 मास नंबर वाला आइसोटोप है, यानी एक हाइड्रोजन एटम का मास अगर मैं 2 ले रही हूं, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स का मुझे कितना लेना पड़ता, 4। और मैं यहाँ पे 4 लिखती, 4:16, तो फिर दोबारा रेशियो क्या हो जाता, चेंज हो जाता है। इट मींस लो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा। तो फर्स्ट लिमिटेशन है कि दिस लो इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ